तो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करते हुए हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ गए हैं। अब वो है एंसेम्बल मॉडल्स। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज़ होते हैं। दूसरा, अ, एक मैंने इंटरव्यू दिया था रेजर पे का, तो उसमें जो पूरा इंटरव्यू था वो सर्कल अराउंड करा था हमारी डिसीजन ट्री के एल्गोरिदम्स पे। और डिसीजन ट्रीज में धीरे धीरे करते करते डिसीजन ट्रीज से जो डिस्कशन था वो मूव हुआ था हमारा इन्हीं एंसेम्बल मॉडल्स पे, इन्हीं ट्रीज के एंसेम्बल मॉडल्स पे, जिसमें हम अभी बात करेंगे कि ये चीज़ होती क्या है ये सब। तो मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छी एल्गोरिदम भी है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने और टाइम लगेगा समझने में। अगर और दूसरी चीज़ ये, डिसीजन ट्रीज आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि आप इस पर फॉरवर्ड मूव कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। अब एंसेम्बल मॉडल्स क्या होते हैं? हाँ, एक चीज़ और, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का लास्ट लेक्चर था डिसीजन ट्री का, वो जरूर देख ले। उसी के बाद आपको कुछ भी इसमें जो समझ में आना होगा वो उसी के बाद आएगा। एनीवेज, तो एंसेम्बल मॉडल्स क्या होते हैं? एंसेम्बल मॉडल्स होते हैं, आपने ग्रुप ऑफ मॉडल यूज करा और फिर प्रेडिक्शन करी। डिटेल में भी बात कर, पहले बता देता हूँ कितने टाइप के होते हैं ये। अभी तो फिलहाल हम 3 टाइप की बात करेंगे। एक है हमारा बैगिंग, बूस्टिंग और कैस्केडिंग। तो सबसे पहले हम बैगिंग के साथ शुरू करेंगे। और बैगिंग क्या रहता है हमारा? रैंडम फॉरेस्ट की एल्गोरिथम। आपने कई बार सुना होगा, एमएल करते हैं लोग, अगर थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं शुरू में, तो सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट, काफ़ी अच्छा सा नाम है, तो ये चीज़ आई जाती है कहीं ना कहीं। तो रैंडम फॉरेस्ट की जो एल्गोरिथम है उसके बारे में बात करेंगे, और काफ़ी अच्छा नाम है। ये रैंडम फॉरेस्ट क्यों है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैगिंग की। अब बैगिंग में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास डेटा है एन पॉइंट्स का। अब मैं उसमें से क्या करता हूँ, DM1, DM2, DM3, DM4 एंड सो ऑन। मैंने क्या करा, इसमें से छोटे 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 सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स निकाल लिए। फिर उसके बाद उन छोटे छोटे डेटा सेट्स पे एक एक मॉडल रन करवाया। एक एक मशीन लर्निंग मॉडल एल्गोरिदम अपना, हर एक डेटा सेट का, जैसे इसका इंडिविजुअली मैंने रन करवाया एक। ये होती है हमारी बैगिंग, डेटा में से बैग कर ली। बैगिंग बूस्टिंग कंसेप्ट थोड़ा और डिटेल्ड में है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग कंसेप्ट इसमें यूज होगा, डीप शैलो ट्रीज का कंसेप्ट। लेकिन अभी इतना ही कि छोटे छोटे हमने मॉडल्स यहाँ पर ट्रेन करा लिए, और फिर इन मॉडल्स का क्या करा, इन मॉडल्स को हमने लिया और इनसे वोटिंग करवा। वन वन, ऐसे नहीं, 1 1 0 1। तो वोटिंग कराई, अब 1 मेजोरिटी में है, तो क्लासिफाई कैसे कर देंगे, हम इसे एज अ 1 क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन ये बैगिंग वगैरह कैसे होती है, क्या क्या इसमें यूटिलाइज होता है, फिर मॉडल कैसे बनाया जाएगा, आगे चल के अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें डेटा लेना है। एन में से हमें DM1, DM2, DM3 एंड सो ऑन, ये डेटा लेना है। लेकिन हमें इन पर डिफरेंट मॉडल्स भी ट्रेन कराने हैं, और इस बात को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि हमें इन पर मॉडल्स ट्रेन कराने हैं। तो एक चैलेंज आता है कि मॉडल जो हो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट हो, ताकि वो अच्छे से क्लासिफाई कर पाए और एक ब्रॉड रेंज कवर कर पाए। जितने मॉडल्स डिफरेंट होंगे, हमारे मॉडल्स है जितने डिफरेंट होंगे, उतनी वो ब्रॉडर रेंज कवर कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें जो डेटा लेना है, जो छोटे छोटे हमने डेटा सेट्स लिए हैं, ये हमारी कोशिश क्या होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट हो। अब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो DN है, अब इसमें से जब हम डेटा लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि डेटा बहुत डिफरेंट हो। डिफरेंट होने के लिए क्या, हम छोटे छोटे DMs लेंगे, जितने छोटे हो सकते, जितने वो छोटे हो पाएंगे उतने ही ज़्यादा वो डिफरेंट होंगे। थोड़ा सा इंट्यूटिव है, आप देख के सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा ये, हमारा डेटा कुछ इस तरीके का रहेगा।
आपको पता है रो एंड कॉलम्स में डेटा रहता है, कॉलम्स हमारे फीचर्स रहते हैं, ये रहे हमारे फीचर्स और ये रहा हमारा डेटा। अब इसमें से एक कोई डीएम लिया, मैं कहता हूँ सारे फीचर्स मत लीजिए, आप लीजिए बस ये 3 फीचर्स। अगर आप फीचर्स में भी रैंडमाइजेशन करेंगे और इसमें भी रैंडमाइजेशन करेंगे, यानी कि डेटा सेट जो लेंगे, तो वो और ज्यादा डिफरेंट मॉडल्स निकलेंगे हमारे। कैसे भाई, अगर हमारे पास डी एन पॉइंट्स हैं किसी तरीके से कि भाई डी एन पॉइंट्स है, अब इसमें से आपसे डेटा लेंगे तो होगा कि कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट सेम आ गए, जैसे डी एम वन यहाँ पे और डी एम एट मान लीजिए सेम आ गए क्योंकि आसपास थे। वहीं अगर मैं फीचर्स और ले आऊं केस, तो इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए और परम्यूटेशंस बन जाएंगे कि आप इन्हें और तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे अचीव कर ली। दूसरा, अब डेटा तो ले लिया, अब हमें ट्रेन करने हैं मॉडल्स। हमारे मॉडल्स हैं M1, M2, M3, M4, ये सब। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा रैंडम फॉरेस्ट का कंसेप्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? कई सारे पेड़ों का मिक्सचर, कई सारे पेड़ एक जगह हो तो उसे फॉरेस्ट कह देते हैं। वही ये मॉडल्स जो हैं हमारे कई सारे डिसीजन ट्रीज हैं। ये हमारे हुए डिसीजन ट्रीज कई सारे। तो अब इन डिसीजन ट्रीज को ट्रेन कैसे करा जाए? वही सिंपल, हमने डेटा M1 लिया था, इसे इसमें डाल दिया, M2 लिया था, इसे इसमें डाल दिया। लेकिन इन डिसीजन ट्रीज में खास बात क्या है? इन डिसीजन ट्रीज में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो डिसीजन ट्रीज है इनका वेरिएंस हाई है। और वेरिएंस हाई होता है इसका मतलब क्या है? ये ओवरफिट कर रहे हैं। और हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में, डिसीजन ट्री को अगर ओवरफिट कराना है तो वो कैसे कराएंगे? आप हाई डेप्थ का डिसीजन ट्री बनाएंगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पार्टीशन करेंगे और बिल्कुल एंड तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोएस्ट जो लीफ नोड हो, जो हमारा लीफ नोड है, इसकी जो एंट्रोपी है वो वेरी क्लोज टू 0। तो ये होता है हमारा ओवरफिटिंग का तरीका। तो हर जो ट्री होगा इसमें हमारे जितने भी ट्री होंगे, DT1, DT2, DT3, ये सब जितने भी होंगे हमारे, ये हमारे ओवरफिटेड डिसीजन ट्रीज होंगे। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या क्या रहा हमारा? एक तो बैगिंग। बैगिंग में क्या किया आपने? रो सैंपल लिए, रो से कुछ सैंपल उठाए, DM1, M2, और कुछ फीचर्स में से सैंपल उठाए। हमने कुछ फीचर्स में से सैंपल उठा लिए। फिर उसके बाद हमने क्या करा? उन पे ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग कैसे, हम किस पे कराई? हमने ट्रेनिंग कराई हमने ओवरफिटेड डिसीजन ट्री पे, फिटेड DTs पे, यानी कि हाई वेरिएंस मॉडल्स पे, हाई वेरिएंस। अब हाई वेरिएंस मॉडल पे हमने इसकी ट्रेनिंग कराई है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हम इसका एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का क्या मतलब हुआ? एग्रीगेशन का मतलब हुआ सारे मॉडल्स को कंबाइन करके उनकी वोटिंग करा ली। ठीक है, इससे हमारा क्लासिफिकेशन ओवरऑल आएगा एंड में। अब एग्रीगेशन हुआ, ओवरफिटेड डिसीजन ट्रीज लिखनी तो गड़बड़ है भाई। आप चीजें नहीं चाहते कि हमारी ओवरफिट हो बहुत ज्यादा, तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? हम नहीं चाहते कि पूरा जो हमारा मॉडल है ओवरऑल, जो रैंडम फॉरेस्ट का हमारा ओवरऑल मॉडल है, वो हमारा ओवरफिट है। जो ओवरफिट में तो एरर आ जाता है भाई, जो टेस्टिंग डेटा होता है या फिर जो भी आप डेटा पे वर्क करेंगे उसमें एरर आ जाएगा, जो कि चीज़ हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हो। तो इसे कंट्रोल कैसे करें? और ओवरफिटिंग, इंडिविजुअल मॉडल्स तो ओवरफिट है हमारे, जो इंडिविजुअल हैं, जो M1, M2 हमने मॉडल्स लिए हैं वो तो ओवरफिट हैं, वो ठीक चीज़ है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब अपन मॉडल्स को कंबाइन करते हैं, इनका एग्रीगेशन करते हैं, तो ओवरऑल जो हमारा मॉडल बन के आता है उसमें बायस और वेरिएंस दोनों ही लो होता है। यानी कि ना ही वो ओवरफिट होते हैं ना ही वो अंडरफिट होते हैं, बायस भी लो और वेरिएंस भी लो।
लेकिन इसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि चीज़ें ओवरफिट हो जाए। तो उस ओवरफिट को कैसे ओवरकम करेंगे, तो हम इसमें करेंगे, फिर से अपने टूल के पास आते हैं, वो है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मीटर ट्यूनिंग। अब हमने बात करी थी कि डिसीजन ट्रीज में जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है वो क्या रहती है, वो होती है हमारी डेप्थ। डेप्थ हमारी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है। तो हमारा रैंडम फॉरेस्ट में क्या रहेगा, रैंडम फॉरेस्ट में अगर हाइपर पैरामीटर लेना होगा हमें तो क्या लेंगे, वो है हमारे नंबर ऑफ ट्रीज। नंबर ऑफ ट्रीज जो हमने M1 M2 चूज करे हैं, वो कितने मॉडल्स आप चूज करोगे, वो हमारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग रहेगी, उसमें हाइपर पैरामीटर रहेगा वो। तो उसमें ऐसा कुछ रहेगा, एक टाइम के बाद हमारा जो डेटा है वो ओवरफिट करना शुरू कर देगा, और यहाँ जो K है वो है हमारा नंबर ऑफ मॉडल्स, नंबर ऑफ मॉडल्स, या फिर आप कह सकते हैं ट्रीज, ये हमारा नंबर ऑफ मॉडल्स। और ये जो y एक्सिस है ये हमारा एरर है। अब क्या चीज है, अब नंबर ऑफ k बढ़ाया तो हमारा एक टाइम के बाद, एक पॉइंट के बाद हमारा मॉडल हो गया ओवरफिट, और बहुत कम k रखे तो यहाँ पे हो गया अंडरफिट ओवरऑल। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ढूंढेंगे जहां पे मॉडल हमारा ओवरफिट नहीं होगा, उस वैल्यू को ढूंढ के हम उतने ही मॉडल बनाएंगे, और उन मॉडल्स को बना के कंबाइन करके एग्रीगेशन करके हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये है हमारा ओवरऑल जो है वो है डिसीजन ट्री, वो सॉरी रैंडम फॉरेस्ट की एल्गोरिदम। ओवरऑल ऐसी चलती है, इस पर कोड भी करेंगे, क्वेश्चंस भी बनाएंगे, और क्या कहते हैं बिजनेस केस स्टडी वगैरह भी करेंगे। मैं कोड लिखूंगा इसका पूरा प्रॉपर हाथ से, एज अ प्रोजेक्ट वीडियो डालूंगा। कोई भी डाउट हो आपको तो आप डाउट जो है ना आप कमेंट सेक्शन में लिख दे, क्योंकि मैं यूजुअली कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ, और कई कमेंट्स में तो बड़े बड़े पैराग्राफ में मैंने चीज़ें समझाई हैं, और अभी चैनल छोटा है तो आप लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा 110% फिलहाल के लिए। तो प्लीज़ कोई भी दिक्कत आए कुछ है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरा, मेरे से किसी ने पूछा भी था कि आप ये चैनल क्यों बनाते हो, चैनल वीडियोस वगैरह क्यों डाल रहे हो, क्या मतलब है इसका। अराउंड 90 के अराउंड वीडियोस हैं, और 4-5 प्लेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ डिवोटेड टू ML हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ML ही होगा, आगे चल के न्यूरल नेट्स वगैरह भी, और कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेट्स RNN वगैरह पे भी बात करेंगे। तो उसकी वजह ये है कि आगे चल के टाइम में जैसे कंप्यूटर्स आए थे तो लोग कहते थे भाई कंप्यूटर सीख लो, पहले आपको नॉर्मल चीज़ें भी करने के लिए हाथ पैर पे और पेन वगैरह से करनी पड़ती थी कि भाई कैसे होंगी चीज़ें। तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ें कंप्यूटर्स करने लगे, काम आसान कर दिया, कागज़ पे लिखना नहीं पड़ा, पहले से एक्सेल शीट आ गई आप पे। लेकिन अब क्या हो, फिर लोगों को एक्सेल शीट भी सीखनी पड़ेगी, भाई एक्सेल शीट किस किस को आती है, कैसे बनेगा, क्या चीज़ होगी। आने वाला जो टाइम है, जो ये मॉडल्स वगैरह बन रहे हैं, चैट GPT स्पेशली, ये सब चीज़ें ये होंगी क्या कि आपका जो इवन OS तक है वो आपका LLM पे चलेगा। यानी कि अभी आप क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद आप एक पर्टिकुलर ऐप पे जाते हैं, वहां पे जाके अपना काम करते हैं। मान लीजिए आप एक्सेल शीट बना रहे हैं, वहां ये अपडेट कर रहे हैं, तो आपको क्लिक करना पड़ता है। अगर आप विंडोज पे हैं तो आपको जाके, अब तो खैर हर जगह GUI आ गई है, तो आप क्लिक करते हैं फोल्डर पे, फोल्डर पे फाइल ढूंढते हैं, फाइल पर क्लिक करते हैं, वहां जाके अपडेट करते हैं। अब LLM पे चीजें चलेंगी तो कैसा होगा, सब चीजें प्रॉम्प्टिंग बेस्ड होंगी। आपने प्रॉम्प्ट लिखा कि मेरी एक ये फाइल मौजूद है कहीं पे OS में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसे ढूंढो, और इसे ढूंढने के बाद इसमें डेटाबेस है, डेटाबेस में ये नाम और उसमें वैल्यूज अपडेट कर दो, तो वो काम LLM आपका खुद ही कर देगा, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब LLM जो इंटीग्रेट होगा OS में, सब चीजें जो सिस्टम डेवलप होंगी, इन चीजों को किसी न किसी को डेवलप करना पड़ेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये घूम फिर के देखे तो ह्यूमैनिटी में बहुत बड़ी लीप है, क्योंकि जो पहले हाथों से करने आने पड़ते थे काम, छोटे मोटे चीजें करनी पड़ती थी, वो कंप्यूटर खुद करेगा सिर्फ बोलने पे आपकी। मैं तो कहता हूँ प्रॉम्प्टिंग भी नहीं करने की जरूरत है, टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप एलेक्सा रखिए, उससे बोल देगी डेटा शीट में ये अपडेट करो, डेटा शीट में अपडेट कर देगी सुन के, उसे कितनी देर लग रही है। और दूसरा ये, मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ मैथ के, कि इंटरेस्टिंग चीज ये, इन सब की बुनियाद डली थी 1800-1900 के टाइम पे। और वहां की जो मैथमेटिक्स है आज घूमते करते 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 हल्के हल्के
आज हम इतनी बड़ी लीप ले चुके हैं। तो वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये मैथमेटिक्स और बेसिक्स जानना जरूरी है ताकि आपके लिए आगे चल के कल को काम आसान हो। अभी टाइम लग रहा है लेकिन कल को काम आसान हो जाएगा आपके लिए। आप बड़े बड़े जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होंगे ग्रैस्प पर कर पाएंगे। जैसे अभी हमने बात करी रैंडम फॉरेस्ट की, तो हमने ओवरफिट ट्रीज लिए, आपने कुछ ट्रीज को बहुत ज़्यादा सिखा दिया। ऐसे ही आपके कंसेप्ट हैं, आपके कुछ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उन सबका एनसेम्बल मॉडल हो आप, है ना। आप एक एनसेम्बल मॉडल हो कई सारी चीज़ें सीखने के बाद, तो जब आप ओवरऑल एग्रीगेशन करेंगे इन सब मॉडल्स का तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वही चीज़ है कि अभी आप टाइम दे दें, अभी आप ये चीज़ें सीख लें मैथमेटिक्स वगैरह। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बस आउट ऑफ इंटरेस्ट ये चीज़ें डाल रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी मैथमेटिक्स और इन सबको ऊपर नीचे करके मैनिपुलेट करके थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करके हम ऐसी मशीन से चीज़ें डेवलप कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यही वजह है कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कंटिन्यूस डालता रहूँगा। थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो और बेहतर होगा। मैं डालना तो चाहता हूँ काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस या ऊपर की, लेकिन बात यह है अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। छोटा सा माइक है और एक वो पैड है, राइटिंग पैड, तो फिलहाल उसमें जितना हो पा रहा है ठीक है। थैंक यू।